दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। नए वर्ष में भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। 2021 बीत गया और 2021 के बाद अब 2022 आ गया। तो आज मैं हफ्ते की कुछ बड़ी खबरों पर टिप्पणी करने के बजाय वर्षांत और वर्ष का आरंभ, इस पर कुछ राजनीतिक जो स्थितियां अपने देश में हैं उन पर बात करूंगा। क्योंकि अगर मैं सारी स्थितियों पर बात करना शुरू करूं, वायरस से लेकर और आर्थिक स्थिति से लेकर और बहुत सारे जो किसान आंदोलन से लेकर तमाम तरह के युवा असंतोष, इन सारी चीज़ों पर तो वक्त ज़्यादा लगेगा। और आप जानते हैं कि एक वीडियो में बहुत कम वक्त होता है, तो वक्त की कमी के हिसाब से मैं कुछ ठोस महत्वपूर्ण राजनीतिक बातें आपके सामने 2022 के मुताल्लिक उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके सामने करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि अगर 2022 को आप देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष इसलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तीनों के लिए वर्ष अलग अलग रहे हैं। जैसे अब आप कहेंगे कि ये क्या उलटवासी है। हमेशा अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में जिस वर्ष पर सबसे अधिक नजर लगाए हुए है वो है 2025। 2025 क्यों? क्योंकि उसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जीवन का 100वां वर्ष 2025 में प्राप्त करेगा। एक ऐसा संगठन जो इस सरकार के पीछे वास्तविक ताकत है, वो 100 साल का होगा। तो उसके लिए 2025 हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, ये वर्ष रहा है। और इसकी चर्चा भी उसके अखबारों में, उसकी मैगजीनों में और उसके नेताओं के वक्तव्यों में होता रहा है। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि संसदीय चुनाव, अब 2024 का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो बहुत बड़ी घटना होगी। 2024 का चुनाव अगर वो हार जाती है तो ये तो उसके लिए बहुत स्तब्धकारी, बहुत ही बड़ी विफलता होगी और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा उत्साहवर्धन होगा। क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जीते, इतना बिखरा हुआ विपक्ष है, कोई बड़ा नेता उभर कर नहीं आया है। तो 2024 बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री मोदी, अगर उनके भाषणों को 2014 के बाद देखा जाए लगातार, 2015, 2016, तो वो हमेशा 2022 की बात करते हैं। और मैं दोस्तों अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, आप यकीनन प्रधानमंत्री मोदी के 2014 के बाद के जितने संबोधन पाएंगे अपने टारगेट को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर, वो 2022 को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। वो क्यों देते हैं ये तो प्रधानमंत्री मोदी बता सकते हैं। लेकिन जो मैं समझता हूं कि 2022 जो टारगेट उनका है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, तो ठीक उसी तरह से प्रशासनिक स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती वर्ष है 2022। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जितने वायदे किए थे सत्ता में आने के बाद, और सत्ता में आने के बाद जब दूसरी बार वो सत्ता में आए 2019 में, तब भी वादों के लगातार एक तरह से फव्वारे चलते रहे। तो उसमें जितने वादे किए गए थे, सच पूछा जाए तो जो प्रशासनिक, आर्थिक, राष्ट्र निर्माण के बारे में जितनी बातें की गई, उसमें आधे ही नहीं, मैं समझता हूं कि 1/3 भी नहीं पूरे हुए। और दोस्तों अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो 2022 तक देश की पहली बुलेट ट्रेन भी चल पड़नी थी। बुलेट ट्रेन कहाँ है? पटरी है उसकी? कुछ भी काम हुआ है? कितना काम हुआ है आप सब जानते हैं। और दोस्तों 2022 तक
गंगा की सफाई भी हो जानी थी, गंगा निर्मल हो जानी थी। तो ठीक है, 2022 अभी बीता नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन क्या एक साल में कुछ हो पाएगा? तो कहने का मतलब ये कि 2022 के जितने टारगेट, बड़े टारगेट थे, बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य थे, वो कहां है? मिजरेबली फेल। सरकार राजनीतिक स्तर पर जरूर लड़ाइयां जीतती रही है, जिसमें सबसे बड़ी जो लड़ाई है, सबसे बड़ी जो उसकी राजनीतिक जीत है, वो ये कि विपक्ष जो है वो बंटा हुआ है, पूरी तरह विपक्ष बंटा हुआ है, और उसका कोई एक बड़ा ऐसा नेता, ऐसा कोई केंद्र, ऐसी कोई पार्टी भी केंद्र में नहीं दिखाई दे रही है जिसके इर्द गिर्द पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए, जैसे एक जमाने में हुआ करता था। कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई पार्टी लीड लेती थी। आज स्थिति ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी से ही टूट कर गई तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस को देखना नहीं चाहती। आप सोच लीजिए, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ यूपीए में रही हैं, आज छिटक गई हैं। जो यूपीए में नहीं भी रही हैं, उनके साथ भी तालमेल रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के साथ एक बार गठबंधन हुआ, इसके बाद आज देखिए क्या स्थिति है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। तो हमारा यह कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी सफलता है 2022 के लिए गिनाने के लिए, तो वो है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, एक विकल्पहीनता की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन अगर प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो इतनी ज्यादा विफलता इस सरकार की है, जो अगर गिनाना मैं शुरू करूं तो सारा वक्त उसी पर लग जाएगा। तो अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पे मैंने बताया कि क्या, और सरकार यानी प्रशासन के स्तर पर बताया, लेकिन अगर भारत की जनता के हिसाब से बताया जाए कि क्या बड़ी चीज उभरती नजर आई 2021 में, जो 2022 में आगे जा सकती है, जिससे जो प्रेरक बन सकती है, दोस्तों, वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन ने ये दिखा दिया अपनी एक साल की लड़ाई में कि अगर वाकई सत्ता, चाहे वो जितनी आतताई हो जाए, सत्ता चाहे जितनी निरंकुश हो जाए, सत्ता चाहे जितना जनता को सुनना बंद कर दे, एक तरफा फैसले करती रहे, लेकिन विकल्प राजनीतिक पार्टियां हो सकता है न दे पाए, सत्ता के सामने बड़ी चुनौती बनकर न खड़ी हो पाए, लेकिन जनता अगर खड़ी हो जाए, जनता की चट्टानी एकता अगर पुख्ता ढंग से सामने आ जाए, तो सरकारों को झुकना पड़ता है। और किसान आंदोलन ने यह बात दिखा दी, ये साबित कर दिया। बार बार इतिहास में ये चीजें साबित हुई हैं, और भारत में भी ये साबित हुआ। लोग कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए, मोदी जी झुकने वाले नहीं हैं, मोदी जी की सरकार इस तरह की चीजों से डरने वाली नहीं है। सच पूछिए तो हम जैसे लोगों को भी लगता था कि सरकार बिल्कुल नहीं झुकेगी, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। यह किसान आंदोलन की ताकत थी। तो किसान आंदोलन का जो मॉडल है, जनता के एकजुटता के बड़े आंदोलन का, मैं समझता हूं कि वो एक नई रोशनी की तरह दिखाई पड़ता है 2022 में, कि अगर किसी भी तरह की विकल्पहीनता अगर राजनीति के स्तर पर है तो जनता ही जवाब है। यानी अगर राजनीतिक पार्टियां विफल हो रही हैं, तो अगर समस्याएं बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लगी, अगर वो चुनौतियां, मुश्किलें, तकलीफें, कठिनाइयां इसी तरह से बढ़ती रहीं, तो जनता अपनी ओर से भी विकल्प तलाशती है, और वो कोई भी रास्ता अपना सकती है जो लोकतांत्रिक हो। और इससे बड़ा लोकतांत्रिक क्या होगा कि लोग सत्याग्रह करते हैं, लोग धरना देते हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। तो ये मैं समझता हूं कि एक बड़ी बात है। लेकिन 2022 जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे हैं, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि हम 2022 में अब बात कर रहे हैं। अगर आप देखिए, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मोदी जी ने 2015-16 में लगातार ये बात कही कि न्यू इंडिया बिल्ड करेंगे हम, और 2022 को उन्होंने एक टारगेट के रूप में, लक्ष्य वर्ष के रूप में रखा, और उन्होंने कहा कि गांव में 3 करोड़, शहरों में 1 करोड़ मकान बनेंगे। कितने मकान बने 2021 के अंत तक? 2022 तो आ गया, 2022 तो आ गया, लेकिन अब तक कितने बने?
सरकार 1.25 करोड़ मकान का लक्ष्य अब बना रही है। अब वो कहती है कि 1.25 करोड़ मकान हम बनाएंगे, और लक्ष्य कितना था? 3 करोड़ शहरों में, 1 करोड़ मकान बनने थे शहरों में, और गांव में 3 करोड़। तो ये एक बड़ा लक्ष्य था 2022 का। 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च हुआ था। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनने थे, 100। अब आप बताइए, अपने देश में स्मार्ट सिटीज जो डिक्लेयर किए गए थे उनका हाल देख लीजिए। कितने स्मार्ट बन पाए आपके वे शहर? कितने शहर स्मार्ट बन पाए? स्मार्ट बनाने की जितनी कोशिशें हुई उनका क्या नतीजा निकला? तो जो सरकार ने 2022 के लिए लक्ष्य दिखा, अब किसान 2022 के बारे में ही कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे, दुगुनी कर देंगे। हालत यह हुई कि 2021 में किसान आंदोलन इस तरह तेजी से उठा कि सरकार सबसे बड़ी अपनी समस्या किसान आंदोलन को मानने लगी एक दौर में। और वो नतीजा क्या हुआ? किसान आंदोलन के सामने उसको झुकना पड़ा अंततः। तब जाकर किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया। तो ये इतने सारे अब जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा किसानों की हम आय और आमदनी दुगुनी कर देंगे। किसानों ने देखा, पूरी जनता ने देखा कि किसानों की आमदनी तो गिर गई, लेकिन कारपोरेट की 200 गुनी हो गई। कई ऐसे कारपोरेट हैं जिनकी हजारों गुना बढ़ा है। कई ऐसे कारपोरेट हैं देश में, खासकर 2-3 के बारे में तो कहा ही जा सकता है। अब इसके अलावा अगर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसका उत्तर भारत में, खासकर जो हिंदी भाषी राज्य हैं, वहां सबसे बड़ा जो आधार इसका रहा है वो वैश्य समुदाय में, या यूं कहा जाए कि जो व्यापारी समुदाय है, और इसके अलावा जो अपर कास्ट है। लेकिन आज हालत क्या है? आज हालत यह है कि शहरों में, कस्बों में, छोटे मोहल्ले इलाकों में जाकर आप देखिए, व्यापारियों में गजब का असंतोष इस सरकार से है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ इसी पार्टी के पक्षधर अपने को मानते थे, वो सरकार की आर्थिक नीतियों से तबाह हो रहे हैं। और उनको लगता है कि जो ई कॉमर्स करने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े जो कारपोरेट हाउसेज हैं, जिनके बड़े बड़े स्टोर्स चल रहे हैं, वो दुकानदार जो छोटे मझोले हैं, उनकी आजीविका को, उनकी आमदनी के स्रोत को खत्म किए जा रहे हैं। तो ये चीजें मैं समझता हूं कि 2022 में बड़ी चुनौती के रूप में उभर सकती हैं मौजूदा पार्टी के लिए, मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के लिए। दोस्तों, एक बात और जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश के लिए बहुत बड़ा वो मसला है, और वो मसला है कश्मीर का। कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी सरकार एक ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा मानकर चलती रही है। और आप जानते हैं कि आरएसएस से लेकर और जनसंघ, बीजेपी जब आई, जनसंघ पुराना उसका अवतार था, तो हमेशा ही वो 370 को लेकर, कश्मीर को लेकर लगातार अपना अलग एक नजरिया पेश करते रहे। ठीक है, उन्होंने 370 के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया, जो स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू कश्मीर को। लेकिन कहा यह गया कि इसके बाद जिस दिन 370 की उस प्रावधान को निरस्त किया गया था, मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन ही बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, बहुत सारे अलग अलग ढंग की वेबसाइटों के विज्ञापन में देखा गया कि लोग कहने लगे कि श्रीनगर के लाल चौक पर प्लॉट मिल रहे हैं। लोगों ने कहा कि फ्लैट आप खरीद सकते हैं गुलमर्ग में। लोगों ने कहा कि आप झेलम के किनारे या डल लेक के किनारे नया फ्लैट खरीदिए 12 लाख का, 22 लाख का। ऐसा लगा जैसे कि सारा का सारा हिंदी का क्षेत्र जो है, गुजरात का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, वहां के जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, अब बस कश्मीर में बस जाएंगे, कम से कम गर्मियां तो कश्मीर में काटेंगे ही। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? कश्मीर में जिस शांति को इंश्योर, मतलब माना गया कि शांति आ गई, अब तो 370 खत्म हो गया, अब कश्मीर में कोई स्थिति नहीं है। आज कश्मीर में क्या हालत है? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके कुछ ही समय पहले, कुछ ही 2-3 दिन पहले बहुत बड़ा एक इनकाउंटर हुआ। उसमें एक जवान शहीद हुए और कई और लोग मारे गए, आतंकी भी मारे गए, नागरिकों की मौतें। और अगर मैं आधिकारिक तौर पे आपको आंकड़े पेश करूं तो आपको ताजुब होगा कि मौजूदा सरकार कश्मीर पर
इतना बड़ा पॉलिटिकल फैसला लेकर, जिसको वो कहती है कि ये शांति का ये सलूशन है, उस सलूशन का क्या हाल निकला मैं आपको सुनाता हूं। एक बिल्कुल प्रामाणिक आंकड़ा, ये आंकड़ा हमने ये है आपका 2011 से शुरू करते हैं। 2021 में सिविलियन जो मारे गए थे जम्मू कश्मीर में, 2011 की बात मैं कर रहा हूं, वो 33 लोग मारे गए थे और सिक्योरिटी के जो लोग मारे गए थे 31 मारे गए थे। आतंकी, उग्रवादी, अलगाववादी इत्यादि 117 मारे गए थे। 2012 में यह संख्या सिविलियंस की 19 हो गई और सिक्योरिटी के लोगों की 18 हो गई जो शहीद हुए, और 84 आतंकी मारे गए। 2013 में 53 हो गए सिक्योरिटी के जवान मारे गए और 100 आतंकी मारे गए। 2017 में कितने हो गए? सिविलियन 54, सिक्योरिटी के लोग 83, 220 आतंकी। 2018 में 86, 95 270 ये आंकड़ा है। 2019 में 42 लोग नागरिक मारे गए, 78 लोग सिक्योरिटी के और 163 टोटल आतंकी। 2019 में 42 हो गए सिविलियंस, 78 हो गए सिक्योरिटी के जवान, 163 आतंकी। 2020 में यह संख्या हो गई 33 और फिर 56, 232। 2021 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ घंटे पहले 2021 बीता है, तो 36 सिविलियन मारे गए, 44 सिक्योरिटी के जवान और 184 आतंकी। ये आंकड़ा हमने साउथ एशिया टेरर जो पोर्टल है टेररिज्म को लेकर उससे हमने लिया है। अब हमारा ये कहना है, और ये आंकड़ा सरकारी जो आंकड़े हैं उनसे बिल्कुल लिया गया है और उनसे काफ़ी उसके आसपास है। हमारा ये कहना है कि अभी जम्मू कश्मीर में परिसेमन हो, चाहे दूसरे और जो कदम उठाए गए हैं, क्या उनसे भारत की एक बड़ी समस्या या बड़ा चैलेंज हमारे राष्ट्र राज्य को जो माना जाता रहा है कि कश्मीर की अशांति है, क्या ये सरकार उसको हल करने में कहीं से भी कामयाब साबित हुई है? दोस्तों, कश्मीर के बाहर कहीं भी इसका फैसला यस में नहीं आ सकता, हाँ में नहीं माना जा सकता। इतनी सारी आतंकी वारदात, इतने सारी अशांति जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, इसके बावजूद कि कहा गया कि 370 के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहने का मेरा ये मतलब कि जितने अब तक कदम उठाए गए राजनीतिक तौर पे, उसमें सरकार विफल रही है, प्रशासनिक स्तर पर विफल रही है। सिर्फ एक मुद्दा ही, जो मैंने शुरू में कहा कि विपक्ष इतना कमजोर, इतना बिखरा, इतना उसमें कोऑर्डिनेशन का अभाव है, नेतृत्व का कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, एक टीम नहीं है जो लोगों को एकजुट कर सके। ये सफलता सत्ताधारी दल को, प्रधानमंत्री मोदी की टीम को जरूर ये उनकी कही जा सकती है कि विपक्ष को उन्होंने एकजुट नहीं होने दिया, या विपक्ष स्वयं एकजुट होने के लिए तैयार नहीं हुआ कि वो ये प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को गंभीर चुनौती दे सके। लेकिन जनता के सेक्शंस अलग अलग जरूर आक्रोश से भरे हुए हैं, और किसान आंदोलन, जैसा हमने पहले कहा, किसान आंदोलन एक ऐसा मॉडल है जो जनता के लिए प्रेरक हो सकता है, आवाम के लिए प्रेरक हो सकता है, अगर सरकार वाकई आवाम की इसी तरह अनसुनी करती रहती है तो, और जारी रहती है अनसुनी करना। तो मैं समझता हूं कि ये बड़े चैलेंजेज हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव जो होने जा रहे हैं और उत्तराखंड में भी है, पंजाब में भी है, और कुछ दिन के बाद गुजरात में भी है, कुछ महीनों के बाद, बिल्कुल लास्ट में, इसके पहले मणिपुर में चुनाव है, गोवा में चुनाव है। इन चुनावों में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक परीक्षा होनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, कि वो आम लोगों में जो आक्रोश है, जो असंतोष है, उससे कैसे उसको संबोधित करती है। वो क्या उन तौर तरीकों से कि बुरी तरह दमन करना है लोगों का, बुरी तरह उन पर कुठाराघात करना है, उन पर एक तरह से ऐसे कदम उठाए जाने हैं जो कहीं से भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक नहीं कहे जा सकते, या वाकई वो लोकतांत्रिक ढंग से पेश आती है और जनता की जो भावनाएं हैं, जनता के जो इश्यूज हैं, उनको डेमोक्रेटिकली एड्रेस करती है। तो मैं समझता हूं कि 2022 में इस सरकार की और हमारे देश की पूरी राजनीति की भी ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जनतंत्र को हम कैसे आकार देते हैं, जनतंत्र जो पिचक रहा है, जो सिमट रहा है, उसको क्या हम वाकई बचा पाते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।